नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनेता कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा तरेखू में, जहां मेरे साथ प्रधान जी संतोष राजभर जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि इन 15 सालों में, क्योंकि 15 साल से ये प्रधान रहे, जो एक बहुत ही बेहतरीन बात है, और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए जिससे जनता का इनको प्यार मिलता रहा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष राजभर है, आपने संतोष राजभर कर दिया था जी। और मेरा तीसरा टेन्योर ये चल रहा है। तो लगातार अगर किसी को कार्यकाल मिलता है, उसको जनता जनार्दन का असीम प्रेम, जो मतदान होता है उसका परिणाम होता है। और मेरे दृष्टिकोण से जो लगातार मुझे आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उसके पीछे विकास कार्य हैं। और विकास कार्य के साथ साथ, क्योंकि ग्राम पंचायत सबसे लोकतंत्र की निचली इकाई होती है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि होता है, सबसे पहले जनता जनार्दन सबसे निचली इकाई रूपी प्रधान के पास आता है। तो प्रधान को विकास कार्यों के साथ साथ उसके व्यक्तिगत समस्याओं को समय समय पर देखते रहने की ज़रूरत होती है। उनकी निजी समस्याओं को भी अगर आप समाधान खोजते हैं जितना आपकी क्षमता होती है, और विकास तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा आप अपने पॉलिटिकल अप्रोचों के माध्यम से, संबंधों के माध्यम से जितना अधिक से अधिक सार्वजनिक रूप से विकास कर सकते हैं, वही लगातार चुनाव जीतने का मूल आधार होता है। सुभाष जी, आपने तो काफी अच्छा काम किया जिससे जनता का प्यार आपको मिलता रहा है, लेकिन कोई ऐसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने अभी तक नहीं किया पर आपका सपना है, आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। जब मैं पहली बार 2010 से 15 का टेन्योर मुझे मिला, उस समय जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो लोग मुझसे पेयजल संबंधी समस्याएं ज़्यादा बताते थे। और चुनाव लड़ते समय आपको आश्चर्य होगा जानकर कि चुनाव लड़ते समय मैं लगभग 50 हैंडपम्प इस गांव में रिवोल और 20 हैंडपम्प नए लगाए थे, प्रतिष्ठापित कराए थे। तो मुझे जब प्रधान में चुना गया, निर्वाचित हुआ, तो मुझे लगा कि पेयजल यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से, ग्राम विकास मंत्रालय से ओवर टैंक की स्थापना कराई। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वह 4 करोड़ की योजना थी, और वाराणसी मंडल में हमारी सिर्फ तरेखू एकल पेयजल योजना आई थी, और आगरा मंडल में 16 योजनाएं गई थी। मतलब ये कि ओवर हेड टैंक के प्रति पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों में वो जानकारी या जिज्ञासा नहीं थी, जिससे कि एक हम बड़ा जलाशय बना करके एक ही जलाशय से पूरे गांव को पेयजल से सेचुरेट कर सकते थे। तो इसको हमने गंभीरता से लेते हुए, मेरा ये 10 से 15 का जो पहला कार्यकाल था, वो मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसको हमने एकदम मूर्त रूप में ले आया। 4 करोड़ की योजना हमारे तरीको एकल पेयजल योजना के नाम से आई, जो 2012 में पूर्णतया अधिष्ठापित हो गई, और 2012 से आज तक अनवरत पूरे 16 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी है। लगभग इस समय 7000 कंज्यूमर हैं, सभी को निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ये मेरा पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे मैं पूरा कर चुका। महिलाओं के लिए कुछ खास? और दूसरा जोड़ना चाहता हूँ, जो दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, वो कंसोलिडेशन था। क्योंकि ये हमारा गांव तरीखू जो है, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू विलेज है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ 1887 में अंग्रेज़ों के ज़माने में चकबंदी हुई थी। उसके बाद से देश की आज़ादी से लेकर आज तक चकबंदी नहीं हुई। तो चकबंदी न होने के कारण जो लघु सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, या जो भूमि विहीन लोग, तीनों लोगों को परेशानियाँ उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि किसी भी सार्वजनिक स्कीम को लाने के लिए आपको सार्वजनिक ज़मीन चाहिए, जो ज़मीन चकबंदी न होने का नहीं उपलब्ध हो पा रही थी।
भूमिहीनों को आवास बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। चकबंदी होगी, कटौती होगी, तभी ज़मीन भर्ती निकलेगी, ग्राम सभा की ज़मीन निकलेगी, उसका अभाव था। और साथ ही साथ किसानों को चकमार्ग नहीं, कॉलोनाइजर आते थे, मेन रोड पर ज़मीन खरीद लेते थे और पीछे किसानों को बेबस और परेशान करते हैं और औने पौने दामों में ज़मीन खरीदते हैं। इसके निजात के लिए हमने सरकार से अप्रोच किया और 16 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी विभाग ने नोटिफिकेशन कर दिया पुनः चकबंदी कराने के लिए। और वर्तमान में चकबंदी बहुत ही द्रुतगामी गति से चल रहा है प्रक्रिया। वर्तमान में जो चकबंदी अधिनियम फार्म 11 की लिखा पढ़ी की जा रही है, साथ ही साथ चकबंदी अधिकारी द्वारा मुकदमों की सुनवाई हो रही है और 2 साल के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है चकबंदी विभाग के द्वारा और चकबंदी समिति दरेखों के द्वारा, 2 साल के अंदर हर हाल में हम कंसोलिडेशन को पूरा कर लेंगे। तो ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा और ये सपने के पीछे बहुत बड़ा कारण है मैडम। पहला कारण ये है कि हर चकों पर चकमार्ग होगा, जिससे इस गांव सभा में जो अवैध कॉलोनाइजर डेवलप कर रहे हैं और हमारे किसानों को हरेस कर रहे हैं, वो हरेस नहीं कर पाएंगे, बीच की दलाली बंद हो जाएगी और किसानों को चकमार्ग होने के नाते अगर शहर का कोई खरीदार जमीन वाला आता है ज़रूरतमंद, तो किसान से सीधे वार्ता करेगा और बीच में कोई दलाली नहीं होगी। किसान और क्रेता विक्रेता के बीच में सीधे वार्ता होगी और ईमानदारी से ज़मीन का क्रय विक्रय हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब चकबंदी होगी, चकबंदी में ज़मीनी कटौतियाँ होती हैं तो कटौतियों से रास्ते निकलेंगे, नवीन भर्ती होंगे, खेल के मैदान होंगे, अस्पताल की ज़मीन छूटेंगे और इसी तरीके से तमाम सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें छूटेंगी। अनुसूचित जाति के लिए भूमि छूटेगी, जिससे कि जो भूमिहीन लोग हैं इस गांव में उनको भी हम आवास की ज़मीन मुहैया करा पाएंगे, कृषि की ज़मीन मुहैया करा पाएंगे और लघु किसानों, लघु सीमांत किसानों का जो गाटा दूर दूर है वो हम उनको 2 या 3 जगह पर, एक जगह पर सेचुरेट करके एक जगह ज़मीन, 2 जगह ज़मीन दे पाएंगे, जिससे वो कृषि कार्य अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारा दूसरा ग्रीन प्रोजेक्ट है। महिलाओं के लिए कुछ सोचा है आपने? महिलाओं के लिए निरंतर हम लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि महिला तो मैं बताऊं, आप जो महिला है, इस प्रकृति की सबसे अनोखी कृति मेरे दृष्टिकोण से महिला है। चाहे वो जिस रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में, हर रूप में वो पुरुष को प्रेम देता है। भाई के रूप, बहन के रूप में है तो राखी बांधती है और उसको 200 वर्षों तक का जीने का संकल्प कामना करती है। आपको 15 साल तक जनता ने चुना, आप महिलाओं की सुरक्षा से लेकर हर एक काम प्रत्येक प्रयास करते रहे ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके, समूह वगैरह बनाए, समूह भी यहाँ बहुत सारे समूह चल रहे हैं, लगभग यहाँ 20 से 25 समूह चल रहे हैं और सब अच्छे से चलते हैं। और वो समूह आप खुद एक प्रोफेसर हैं, खुद आप एक शिक्षक हैं, तो आप शिक्षा को किस स्तर पर अपने ग्राम सभा में ले जाना चाहते हैं? तो शिक्षा का, हमारे गांव सभा में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और लिटरेसी की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। हमारा गांव सब अच्छे से चलते हैं और वो समूह आप खुद एक प्रोफेसर हैं, खुद आप एक शिक्षक हैं, तो आप शिक्षा को किस स्तर पर अपने ग्राम सभा में ले जाना चाहते हैं? तो शिक्षा का, हमारे गांव सभा में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और लिटरेसी की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। हमारा गांव, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से विकसित है, लेकिन अगर विकास की तुलना में अन्य गाँव से किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी डायमेंशन पर अगर हमारे गांव की तुलना आप करेंगे, व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से, अन्य गाँव की तुलना में हमारे गांव में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। हमारी सर्वे के अनुसार कि आपका ग्राम सभा नंबर 1 पे चल रही है इस टाइम और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भी आपकी विजय होगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा और ग्रामवासी से क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा के लिए क्या और बजट पास किया जाए, जिससे आपकी सारी जो भी नहीं हुआ वो करना चाहते हैं? आपके माध्यम से एक मैं अनछुपी बात करना चाह रहा हूँ।
जैसे आज तक बहुत सारी सरकार कार्यशालाएं करती है, लेकिन अभी तक अफसोस है कि ग्राम पंचायत की चुनौतियां क्या है, व्हाट इज चैलेंजेज ऑफ विलेज, इस पर कभी कार्यशाला आयोजित नहीं की जाती। सबसे विषम परिस्थिति में ग्राम पंचायत काम करती है। ग्राम पंचायत चूँकि निचली इकाई, जबकि लोकतंत्र की यह भी एक गवर्नमेंट है। ये विलेज गवर्नमेंट, 3 तरह की गवर्नमेंट है हमारे देश में, विलेज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन विलेज गवर्नमेंट चूँकि यह खुद से अपने आय के स्रोत डेवलप नहीं कर सकता, ये राज्य सरकार पर आश्रित होता है बजट के लिए, स्वयं बजट नहीं डेवलप कर सकता है। तो सरकार को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह समय समय पर ग्राम पंचायतों में आने वाली चुनौतियों के बारे में कार्यशाला चलाए और जो योजनाएं वो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर बनाते हैं, उसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए, जिससे कि धरातल पर क्या ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाया जा सके और उसी अनुसार कार्य योजना बने। धन्यवाद। अक्सर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, आईएएस ऑफिसर एसी रूम में बैठकर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत लेवल पर क्या चुनौती है यह उनको नहीं पता। जैसे मैं जमीनी स्तर पर क्या है, वैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक बार नरेगा में एक स्कीम आई थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो लाई थी कांग्रेस सरकार, बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन उसमें एक जैसे ही था कि सार्वजनिक काम तो मनरेगा से हो सकते थे, लेकिन निजी कार्य यानी किसी किसान का, किसी व्यक्ति का, जैसे निजी तालाब की खुदाई हो, खेती करना हो, तो वो नहीं हो सकता था। लेकिन उसमें एक क्लास जोड़ा गया था कि जो भूमिहीन हो यानी बीपीएल हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हो, ऐसे लोगों का निजी कार्य किया जा सकता है। इसी पर कमिश्नरी सभागार वाराणसी में जब मैं पहली दफा प्रधान था, तो इसी पर कार्यशाला चल रही थी कि नरेगा पर काफ़ी दबाव था, प्रधानों के ऊपर की काम कराओ। तो उसमें ये बात आया कि भाई काम कराने के लिए जगह नहीं बच रही, तो कहाँ काम कराया जाए, क्योंकि काम मिट्टी के ज़्यादा इसमें होते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जो बीपीएल परिवार है उनके यहाँ काम कराओ, तो उनके तालाब खुदवाओ, उनकी मेड़बंदी करवाओ वगैरह वगैरह। तो मैं खड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारे प्रधान नहीं समझ पा रहे थे, मैं खड़ा हुआ। तो मैंने कमिश्नर से सीधे एक सवाल किया, कमिश्नर साहब ये बताओ कि जो परिवार बीपीएल से कवर्ड होता है उसके क्राइटेरिया क्या है। तो उनके तरफ से सीडीओ खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन हो, निर्धन हो, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। तब मैंने कहा कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, भूमिहीन हो, निर्धन हो, तो उसके पास ज़मीन कहाँ होगी जिस पर कि खर्चा चलेगा किसान का, ये नरेगा मजदूर का। हमने कहा दैट इज ए बोगस स्कीम, आप इसको बदलो, आप इसको लघु सीमांत कृषकों और सीमांत कृषकों तक ले आओ, जिससे कि वास्तव में भूमि होगी तभी तो उस पर फावड़ा चलेगा, नरेगा काम चलेगा। कालांतर में उसको परिवर्तन आया। अब लघु सीमांत और सीमांत कृषकों के भी जैसे निजी तालाबों वगैरह खुदाई करके वो योजना जोड़ दी गई, अब हम वो भी काम करा सकते। तो इस तरीके से चैलेंजेस जो है ग्राम पंचायतों के सामने, जैसे जमीनी स्तर पर उतर कर देखना पड़ेगा। क्योंकि एक और बात है, ऑफिसर यहाँ पर नौकरशाही हावी हो जाती है ग्राम पंचायत की। जैसे सीडीओ, डीएम, ग्राम प्रधान, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 और उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 28 के अनुसार लोक सेवक है। उस तरह का लोक सेवक जिसकी श्रेणी में यहाँ का नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आता है, उस सूची में ग्राम प्रधान का भी नाम है। लेकिन उसके साथ एक विधायक फोन करेगा थाना अध्यक्ष को या एसपी को, तो वो जय हिंद करके बुलाता है। लेकिन प्रधान जब फोन करेगा तो वो कहेगा हाँ बताओ, मतलब वो रिगार्ड नहीं मिलता।
उसको लगता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो भारत देश के लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, चुनौतियां हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने कि ये देखा जाता है कि सामने वाला मेरा कितना नुकसान कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री है ये तो मेरा ट्रांसफर कर देगा। इस पे भी थोड़ा विचाराधीन करना चाहिए कि जितने भी प्रधान हैं उनको भी रेगुलेशन से बात किया जाए। Yes, नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं अलग से मैडम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपको एक्ट का उल्लेख किया, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 और उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान, इवन ग्राम प्रधान ही नहीं, जो ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में जो समितियां बनती हैं, जैसे स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन समिति, भूमि प्रबंधन समिति, इनके जो अध्यक्ष होंगे वो भी लोक सेवक के दर्जे में आएंगे। तो पब्लिक सर्वेंट एज ए लाइक पब्लिक सर्वेंट डीएम है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसी तरीके से ग्राम प्रधान भी है। तो इन अफसरों को इस बात की ताकीद रिटर्न में, जैसे बिहार सरकार ने कर दिया, बिहार सरकार ने रिटर्न में दिया हुआ है कि ग्राम प्रधान के ऊपर, जैसे आप कोई गांव में 50% आपके पक्ष में होते हैं तो 50% विपक्ष में भी होते हैं। आप अच्छे काम को, सही काम को करने जाते हैं। जैसे एक परिवार का एक मुखिया पूरे परिवार को खुश नहीं रख सकता, वैसे एक प्रधान पूरे ग्राम सभा को खुश नहीं रख सकता। विपक्ष भी होता है, खुश नहीं रह सकता। ऐसे में कोई सही काम भी जब होता है जनहित में, तो उसमें भी रोड़ा अटकाने का प्रयास होता है। तो उस जगह पर अगर एक मामूली आदमी भी तहरीर दे दिया, पुलिस उसके खिलाफ, प्रधान के खिलाफ मुकदमा कर देगी। तो बिहार राज्य सरकार ने क्या किया कि जब अगर किसी प्रधान के खिलाफ कोई तहरीर पड़ती है, जघन्य अपराधों को छोड़कर, 302 हुआ, 376 हुए, ऐसे बड़े अपराधों को छोड़ करके बाकी और केसों में अगर मुकदमा दाखिल करने की बात आती है, तो वहाँ के पंचायती राज मंत्री के बगैर परमिशन ग्राम प्रधान के ऊपर मुकदमा नहीं होता है। उस तरीके का सेफ कवर, सेफ गार्ड उत्तर प्रदेश सरकार को भी ग्राम प्रधानों को दिया जाना चाहिए। तो हमारे साथ सुभाष जी थे, जिन्होंने साफ कई तरह की अधिनियम की बात भी कही जो लोगों को नहीं पता, और इन्होंने इनके ग्राम में जब सर्वे किए थे, सर्वे के अनुसार आपने देखा भी था कि किस तरह लोग इनसे प्रेम करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर ये प्रधान बनते रहे तो आने वाले समय में और भी विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। आप देख रहे थे गांव की कहानी, प्रधान की जुबानी। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।